जय हिंद बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने अरस्तु की भ्रामकता, जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम न्यूटन की गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण, किसी कण की साम्यावस्था, यांत्रिकी में सामान्य बल, वृत्तीय गति का अध्ययन करेंगे। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने अपने दैनिक जीवन में देखा है, जब हम कुएं से पानी की बाल्टी खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ता है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचते समय व्यक्ति जितना बल रस्सी पर लगाता है, रस्सी भी अपने तनाव के कारण उतना ही बल व्यक्ति पर लगाती है। व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल क्रिया तथा रस्सी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया बल प्रतिक्रिया है। रस्सी के टूट जाने पर प्रतिक्रिया समाप्त हो जाती है, अतः व्यक्ति क्रिया की दिशा में अर्थात पीछे की ओर गिर जाता है। बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। बर्फ पर चल पाने में हम असमर्थ होते हैं। इसका कारण यह होता है कि पैरों पर बर्फ के बीच घर्षण नगण्य होता है, जिससे बर्फ पर चलने के लिए आवश्यक प्रतिक्रिया बल नहीं प्राप्त हो पाता है। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस नियम अनुसार यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। एक कण निकाय के लिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से कण पर लगाया गया बल कण के संवेग में परिवर्तन की दर। लगाया गया बल F, संवेग में परिवर्तन की दर डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। यदि बाह्य बल शून्य हो अर्थात F इज इक्वल टू 0 हो तो डेल P अपॉन डेल T बराबर शून्य। डेल P इज इक्वल टू शून्य, डेल P इज इक्वल टू एक नियतांक। संवेग में परिवर्तन शून्य अर्थात संवेग नियत है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का संवेग नियत रहता है। न्यूटन के तृतीय नियम से संवेग संरक्षण के नियम की व्युत्पत्ति। इस नियम में हमने दो बॉल लिए हैं, ए और बी। ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। इनमें जो ए है उसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी से ग्रेटर देन है। अगर ये एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा ये आपस में टकराएंगे। टकराने को हम कहते हैं कॉलिजन या संघट्य। जब ये टकराते हैं तो टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों स्थिति में हम संवेग को निकालते हैं। इस स्थिति में हम अगर ए के संवेग की बात करें तो ए का संवेग क्या होगा? द्रव्यमान इंटू वेग। तो ए का संवेग हमारे पास होगा m1u। v का संवेग क्या होगा? b का संवेग होगा m2u2। ए और बी का संघट्य के पूर्व दोनों का कुल संवेग, वहाँ से हम ए का और बी दोनों के संवेग को जोड़ देंगे। m1u1 प्लस m2u2। जब इनमें कॉलिजन होगा अर्थात संघट्य होगा, उसके बाद दोनों अलग अलग वेग से गतिमान रहेंगी। तो यहाँ पर हम संघट्य के पश्चात ए का संवेग देखेंगे तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ उनके वेग में परिवर्तन होगा। इसलिए हमने यहाँ पर
इनिशियल जो प्रारंभिक वेग था उनका वो u माना था और बाद में v माना है। m1 v1 ये a का संवेग होगा संघट्ट के पश्चात, संघट्ट के पश्चात b का संवेग m2, b का द्रव्यमान m2, संघट्ट के पश्चात दोनों का कुल संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। न्यूटन की गति के तृतीय नियम से किसी क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर हमने पिंड A द्वारा B पर लगाया गया बल एवं पिंड B द्वारा A पर लगाया गया बल, दोनों बल लिए हैं। ये FAB पिंड B द्वारा A पर लगाया गया बल है, FBA पिंड A द्वारा B पर लगाया गया बल। ठीक, यहाँ पर हमने दोनों बल ले लिए इक्वल और अपोजिट न्यूटन के तृतीय नियम से। इसमें हमने डेल टी का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये हमारा बन गया है आवेग। आवेग बल इंटू समय, बल इंटू समय को हम आवेग कहते हैं। हम जानते हैं क्योंकि आवेग इज इक्वल टू संवेग में, यहाँ पर हम इस आवेग की जगह पर संवेग रखेंगे, यहाँ पर आवेग की जगह पर संवेग को पुट करेंगे। ए के संवेग में परिवर्तन हमारा होगा प्रारंभिक संवेग ए का माइनस ए का अंतिम संवेग। यहाँ पर हम m1 v1, m1 v1 क्या है, ए का अंतिम संवेग माइनस m1 u1, ये क्या है, ए का प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू, यहाँ पर हम b के संवेग में परिवर्तन को रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा माइनस b का या वस्तु 2 का अंतिम संवेग m2 v2 माइनस m2 u2। यहाँ हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे m1 v1 माइनस m1 u1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे m2 v2 प्लस m2 u2। यहाँ से हम के जो संवेग हैं उनको हम एक साइड कर देंगे, b के जो संवेग हैं उसे हम एक साइड कर देंगे। यहाँ पर हम अंतिम संवेग और प्रारंभिक संवेग दोनों को अलग अलग कर लेंगे, अंतिम संवेग निकाल लेंगे दोनों वस्तुओं का, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, इसे ट्रांसफ़र करेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2 दोनों वस्तुओं का अंतिम संवेग बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 दोनों वस्तुओं का प्रारंभिक संवेग, अर्थात संघट्ट के पहले का संवेग और संघट्ट के बाद का संवेग नियत है, अतः हम कह सकते हैं कि कुल संवेग दोनों वस्तुओं का नियत है। किसी कण की साम्य अवस्था, जब किसी वस्तु के एक ही बिंदु पर कार्य करने वाले समस्त बलों का परिणाम शून्य होता है तो वस्तु संतुलन में होती है। इस स्थिति में वस्तु पर कार्यरत बल संतुलित बल कहलाते हैं। इस प्रकार यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले संगामी बल F1, F2, F3 डैश 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 हों तो ये बल संतुलन में होंगे। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 बराबर 0। दो संगामी बल,
यदि किसी बिंदु पर दो बल F1 और F2 कार्य करते हैं तो इनका परिणामी बल 0 होगा यदि दोनों बल बराबर और विपरीत हों, अर्थात F1 बराबर माइनस F2, F1 प्लस F2 इजक्वल टू 0। यांत्रिकी में सामान्य बल। यांत्रिकी में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल सर्वव्यापी है। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। उत्प्लावन बल। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तब ऊपर की तरफ कार्य करने वाला बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल। जब किसी स्प्रिंग पर विरूपक बल लगाया जाता है तो विरूपक बल के विरोध में ऐसा बल कार्य करता है जो उसे पुनः उसी अवस्था में लाने का प्रयास करता है। इसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। किसी व्यक्ति का लिफ्ट में भार। इसमें हम 3 कंडीशन देखते हैं। जब लिफ्ट स्थिर हो अर्थात विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण ए से जा रही हो, जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरण ए से जा रही हो। ठीक, पहला केस जब लिफ्ट स्थिर हो, इसमें हम देखते हैं कि अगर लिफ्ट स्थिर है तब इस पर 2 बल कार्य करेंगे। एक बल mg नीचे की ओर और एक बल रिएक्शन ऊपर की ओर। दोनों बलों का जो रिजल्टेंट है अर्थात कुल बल है वह इस स्थिति में 0 होता है। इसे हम कहते हैं नेट बल या कुल बल। कुल बल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम देखेंगे दोनों बल अपोजिट दिशा में हैं अर्थात mg माइनस r इज इक्वल टू 0। दोनों बलों का सम हम इसलिए कहते हैं सम इनका 0 है अर्थात कुल बल 0 है। माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इस स्थिति में हमारे पास आता है r इज इक्वल टू mg। दूसरे केस में जब लिफ्ट त्वरण a से ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर त्वरण a से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर भी नीचे की ओर कार्य करेगा mg, ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स r। यहाँ पर नेट जो बल होगा वह 0 नहीं होगा। कुल बल इज इक्वल टू, कुल बल हमारे पास यहाँ जो काम कर रहा है त्वरण a, इसके कारण जो बल आएगा वही बल हमारा कुल बल होगा क्योंकि यह ऊपर की ओर जा रहा है। बल को हम त्वरण a है, अगर इसका जो द्रव्यमान है वह m हो तो बल बराबर होगा हमारा ma। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिएक्शन फोर्स और mg दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे r माइनस mg इज इक्वल टू ma। r माइनस mg इज इक्वल टू ma। इसे हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे। r इज इक्वल टू हमारे पास आएगा ma प्लस mg। m हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बनेगा r इज इक्वल टू ma प्लस g। यह हमारे पास जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तब रिएक्शन फोर्स है। केस थर्ड, इसमें लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स R काम करेगा और नीचे mg। त्वरण A से नीचे की ओर अगर लिफ्ट जा रही है तब कुल बल
बराबर हमारा होगा जो बल त्वरण A उत्पन्न कर रहा होगा। यदि इसका द्रव्यमान m है, यदि द्रव्यमान m है तब बल होगा यहाँ पर m a। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल बल इन दोनों का सम, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम माइनस ले लेंगे। लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, कुल बल F बराबर ma। यहाँ पर हम देखेंगे लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है अर्थात mg बड़ा होगा। हम लिखेंगे mg माइनस r इजक्वल टू ma। यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, इसको हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, पक्षांतर करेंगे। mg माइनस ma इजक्वल टू r, ये हमारा आएगा r इजक्वल टू m कॉमन ले लीजिए, m g माइनस a। जब लिफ्ट नीचे की ओर जा रही होगी तब हमें बल वो कम प्रतीत होगा। यहाँ पर देखिए अगर लिफ्ट स्थिर है, हमारा जो वेट है हम उसी वेट को फील करते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होती है तब हमें अपना भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तब हमें हमारा भार कम प्रतीत होता है। घर्षण, फ्रिक्शन, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर चलती है या चलने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करने लगता है जो उनके मध्य आपेक्षित गति का विरोध करता है। इस गति विरोधी बल को घर्षण या घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, गतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। गतिक घर्षण पुनः दो प्रकार का होता है, सर्पी घर्षण और लौटनिक घर्षण। अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर चलाने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता है किंतु वह स्थिर ही रहता है तो उसके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सीमांत संतुलन की स्थिति में संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण अर्थात लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित घर्षण के निम्न नियम हैं। नंबर 1, घर्षण बल की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिसमें वस्तु के गति करने की प्रवृत्ति होती है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु के संपर्क तलों के समांतर एवं स्पर्शीय होती है। सीमांत घर्षण बल का मान अभिलंब अभिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। सीमांत घर्षण का मान तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। सीमांत घर्षण का मान संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति करती है अर्थात वृत्तीय पथ पर चलती है तो उसकी इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बंकित सड़क पर कार की गति, बंकित सड़क अर्थात सड़क का बाहरी भाग अंदर के भाग की अपेक्षा थोड़ा सा उठा होता है। इस प्रकार की सड़क को बंकित सड़क कहते हैं। मान लो सड़क के ढाल का कोण थीटा है तथा वृत्तीय सड़क की त्रिज्या r है। इस सड़क पर m द्रव्यमान का वाहन v चाल से गतिमान है, तब उस पर निम्न बल कार्य करेंगे। नंबर 1, वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, लंब प्रतिक्रिया r ढलान के लंबवत ऊपर की ओर, घर्षण बल F
ढलान के अनुदिश नीचे की ओर। R प्रतिक्रिया को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है, R cos थीटा ऊपर की ओर तथा R sin थीटा क्षैतिज दिशा में। F घर्षण बल को भी दो घटकों में वियोजित किया जाता है, F sin थीटा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा F cos थीटा क्षैतिज दिशा में। तब हम देखते हैं यहाँ पर R को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है, अर्थात तोड़ा गया है, R sin थीटा R cos थीटा। F को भी दो कंपोनेंट में हमने ये फ्रिक्शन को F को भी दो कंपोनेंट में हमने तोड़ा हुआ है, रिजॉल्व किया हुआ है, F sin cos थीटा F sin थीटा। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि R sin थीटा और F cos थीटा दोनों सेंटर की ओर हैं और सेंटर में हमारा अप्लाई होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इससे हमने एक इक्वेशन बना लिया। दूसरा हम देखेंगे F sin थीटा नीचे की ओर है, mg नीचे की ओर है, इन दोनों का सम रिएक्शन फोर्स R cos थीटा के इक्वल ये हमने लिया। यहाँ से हमने mg के इक्वल ये सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे और पॉज कर दो। समीकरण 1 एवं 2 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। R sin थीटा प्लस F cos थीटा डिवाइडेड बाय R cos थीटा माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर R इंटू 1/mg, m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम इसमें cos से हम डिवाइड कर देंगे। cos से जब आप डिवाइड करेंगे तो R sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस F डिवाइडेड बाय R माइनस F sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन R g। यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, R tan थीटा प्लस F R माइनस F tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर R g। F इज इक्वल टू हम पुट करेंगे म्यू R। इसके आगे हम v की वैल्यू निकालेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से R g R tan थीटा प्लस F डिवाइडेड बाय R माइनस F tan थीटा। F की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे म्यू R। v इज इक्वल टू आर जी, इसको हम चेंज करके लिख देंगे, f को आगे और f की वैल्यू रख देंगे म्यू आर प्लस आर टेन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर r माइनस f की जगह म्यू r टेन थीटा। v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। यहाँ से कैपिटल R ऊपर और नीचे से कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आएगा म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस R हमने ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, कैंसिल आउट। v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर जी
म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यदि टायर और जमीन के बीच घर्षण शून्य हो तो घर्षण गुणांक बराबर शून्य, समीकरण 3 में रखने पर V इजक्वल टू आर जी टेन थीटा। यह किसी बंकित सड़क को पार करने के लिए उपयुक्त चाल है जबकि दोनों टायर और ज़मीन के बीच घर्षण शून्य हो। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।